नमस्कार, स्वागत आप सभी का खबर बिहार में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तीसरे चरण के मतदान के लिए आज प्रचार का शोर थम गया है। 23 अप्रैल को बिहार की 5 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। खगड़िया, झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा सीट के लिए मतदान होना है। तीसरे चरण के मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। तीसरे दौर में करीब 89 लाख वोटर अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए 9,067 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 58,700 मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है, या यूं कहें कि किया जाएगा। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एयरफोर्स के एक हेलीकॉप्टर को पूर्णिया में तैनात रखा गया है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग के मुताबिक खगड़िया लोकसभा सीट के लिए 3 विधानसभा क्षेत्र में 4 बजे तक ही मतदान होगा। तीसरे दौर में भी मुख्य मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच ही है। हालांकि मधेपुरा में पप्पू यादव भी निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, लिहाजा वहां की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। 89,09,263 मतदाता है। इसमें से 46,55,000 पुरुष मतदाता है, 42,44,000 महिला मतदाता है और 225 थर्ड जेंडर के मतदाता है। टोटल 9,448 सर्विस वोटर्स हैं। खबर पटना से, जहां शत्रुघ्न सिन्हा का सदाकत आश्रम में विरोध हुआ है। क्षेत्र से गायब रहने का आरोप लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ही विरोध किया है और विरोध करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सदाकत आश्रम से बाहर निकाल दिया गया। जमकर आज हंगामा हुआ, विरोध हुआ शत्रुघ्न सिन्हा का। आपको बता दें, कांग्रेस में शामिल हुए, बीजेपी को छोड़कर यहां चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर पटना साहिब से, और साथ ही साथ विरोध कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ही तरफ से किया गया। कहा गया कि क्षेत्र में आ नहीं रहे हैं। हमारी शुभकामना उनके साथ, अगर वो ऐसा करा सके तो, लेकिन मैं उसको कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैंने ये आरोप नहीं सुना कि शत्रुघ्न सिन्हा जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। तो जितना मैं यहाँ रहता हूँ, अच्छे सांसद हैं, सब मिलाकर उतने घर में नहीं रहते होंगे। बिहारी बाबू जब लोग कहते हैं तो बिहारी बाबू ऐसा ही नहीं कहते, इसलिए कि हर तरह से बिहार का हूँ, बिहार के लिए हूँ, बिहार के वास्ते हूँ, जय हिंद की सेना हूँ। लेकिन मेरी सबसे पहली प्राथमिकता बिहार है, मेरी शक्ति बिहार है। पहरा, खतरा और सियासत। जी हां, चुनावी दौर में लालू यादव से मुलाकात पर रोक क्या लगी, इस पर जमकर सियासत हो रही है। पहले राबड़ी देवी और अब तेजस्वी यादव ने चेतावनी दी है कि लालू यादव को लेकर सरकार का रवैया ऐसा ही रहा तो जनता सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि लालू यादव का इलाज नहीं करने दिया जा रहा है और इस मामले में षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र है ये सब। सुशील मोदी और नीतीश कुमार के फीडबैक से, नरेंद्र मोदी के इंस्ट्रक्शन पे ये सब काम किया गया। इसमें क्या ऐसा कहीं देखा है क्या? मतलब नियम कायदा भी कोई चीज होती है कि नहीं होती? लालू जी को आप बताओ ना, आप बताओ। जान के खतरे होने से पहले प्रशासन से किसी ने पूछा है कि किस कारणों की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती है? दरअसल पूर्व सीएम और लालू यादव की धर्मपत्नी राबड़ी देवी ने आरोप लगाया था कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जान को खतरा है। राबड़ी देवी शनिवार को लालू से मुलाकात पर रोक लगाए जाने से गुस्से में थीं। मामले ने तूल पकड़ा, सियासत शुरू हुई तो विरोधियों ने जवाब देना शुरू किया। जेडीयू नसीहत दे रही है कि राबड़ी देवी को कानून पर विश्वास करना चाहिए, तो बीजेपी इसे सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट मान रही है। शनिवार को मिलते हैं, वो भी आज क्या कारण है कि नहीं मिलने दे रहे। जहर दे के मरना है तो मार दे सरकार। पहले मुलाकात पर पहरा, फिर राबड़ी ने जताई आशंका, लालू की जान को है खतरा। शनिवार को रांची के रिम्स में लालू यादव से मुलाकात का दिन होता है, लेकिन उस दिन पेइंग वार्ड के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया। नोटिस के जरिए बिरसा मुंडा जेल प्रशासन ने मुलाकात पर रोक लगा दी, जिसके बाद रांची की गर्माहट पटना में महसूस होने लगी। राबड़ी देवी ने सबसे बड़ा आरोप लगाया कि लालू यादव की जान खतरे में है। जहर दे के मरना है तो मार दे सरकार। भारत सरकार मिलके, राज्य सरकार मिलके, बिहार सरकार मिलके, जो भी करना है कर दे। सभी आदमी को सामने खड़ा कराकर
लालू परिवार को खत्म कर दे। जैसे गया था शनिवार को मिलना, तो उसे भी बेटा से भी नहीं मिलने दिया गया। और जो भी तानाशाह सरकार वहाँ हुई है, जब हफ्ता में 3 आदमी को मिलने दिया जा रहा है और लालू जी का कुछ होता है तो सड़क पर लोग उतर जाएगा, बिहार की जनता सड़क पर उतरेगी। राबड़ी के इस बयान के बाद बिहार का सियासी पारा आसमान पर चढ़ गया, क्योंकि चुनावी मौसम में लालू यादव पर खतरा आने की बात कही जाएगी तो मुश्किल विरोधियों को ही होगी। विरोधियों ने तुरंत ही पलटवार किया। जेडीयू ने राबड़ी देवी को सलाह दी कि वो कानून पर भरोसा रखें, तो बीजेपी इसे चुनावी स्टंट मान रही है। इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता है कि झारखंड में जेलों की जो व्यवस्था है वो बेहतरीन है, और खास करके लालू जी को जो सुरक्षा व्यवस्था दी गई है उसमें कहीं कोई चूक की गुंजाइश भी नहीं बनती है। आरोप लगाने पे जीएसटी नहीं लगता है, और झूठ मूठ के कुछ भी आरोप लगाने का तो शायद विपक्ष के पास और कुछ काम ही नहीं है। और रही बात उनके जेल में रहने की, वो तो कानूनी प्रक्रिया से जेल में है। लालू जी स्वस्थ रहे, उनको जो बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए वह रिम्स के अंदर में डॉक्टरों के द्वारा बेहतर चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। और डॉक्टरों की देख रेख में राबड़ी जी कोई बयान दे रही है, मुख्यमंत्री रही है, तो उनको थोड़ा समझदारी के साथ बोलना चाहिए। दरअसल जेल प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर मुलाकात पर रोक लगाई है, लेकिन आरजेडी को इस पर शंका है, क्योंकि आए दिन जेडीयू की तरफ से लालू यादव पर गंभीर आरोप लगाए जाते रहे हैं। यानी लालू के रिम्स में रहने से भी विरोधियों को राजनीतिक तौर पर दिक्कत महसूस हो रही है, और इसी दिक्कत को देखते हुए आरजेडी इसे साजिश करार दे रही है। प्रीतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। और इस खतरा पॉलिटिक्स में कांग्रेस ने भी अपना दांव चल दिया है। लालू यादव पर हमले की आरजेडी के आशंका जताने के बाद कांग्रेस ने भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की जिंदगी को खतरे में बता दिया। इसको लेकर सियासत अब गर्म होगी, या कहें कि गर्म हो रही है। खतरा पॉलिटिक्स पर वार पलटवार, महागठबंधन वर्सेस एनडीए में आर पार। राबड़ी के बाद अब कांग्रेस ने जताई आशंका। आज की लड़ाई है देश की संविधान की, आज की लड़ाई है प्रजातंत्र की, आज की लड़ाई है हमारे नेतृत्व राहुल गांधी के भविष्य की, जिनको की जान का मारने तक का खतरा दिया गया, हेलीकॉप्टर खराब कराया गया, लेजर बम खिलौना भी हो सकता है। कांग्रेस की खतरा पॉलिटिक्स पर पलटवार। और कांग्रेस ये सब बोल रही है, उनको इस पे जी का सारा व्यवस्था है, तो ये लोग राजनीति कर रहा है। अभी चुनाव है ना, तो लोग चाहता है भावनात्मक ये सब बात बोल करके वोट लेना, कहीं दूर तक दिखाई पड़ नहीं रही। अब राहुल गांधी जी जैसे शेर दिल दिलेर व्यक्ति इस तरह की बात कह रहा है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं सोचने का विषय है कि ये चुनाव पीरियड ही में सबको खतरा क्यों हो रहा है, जनता भी समझ रही है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। उन्होंने आज मोतिहारी और बेतिया में प्रचार किया। मनोज तिवारी के प्रचार का अंदाज आपको हम बुलेटिन में आगे दिखाएंगे, लेकिन मनोज तिवारी ने भी लालू यादव और राहुल गांधी पर खतरे की आशंका जताए जाने पर कहा, यह सब सहानुभूति की सियासत के लिए ही किया जा रहा है। इमोशनल बातें हैं, ये इमोशनल बात है। लालू जी का जो भी हुआ है वो उनके अपने कारण है भैया, और इसको अगर चुनाव में कोई इमोशनल प्रस्तुत करना चाहता है तो ये बिहार समझता है कि कौन किस तरह किस लिए ऐसी बात कर। खतरा है, राहुल पे जेल जाने का खतरा है, 5,000 करोड़ के घोटाले पे जमानत पे हैं। इन लोगों के कारण सैकड़ों करोड़ रुपया ऐसे लोगों को अनसिक्योर्ड लोन दे दिया गया, और देश गरीब का गरीब होता चला गया। तो भाई जो देश को लूट लिया है उसको जेल जाने का खतरा तो होना भी चाहिए।
अभी तक जो मुद्दा इस बार के लोकसभा चुनाव में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था, वो मुद्दा अचानक अब सुर्खियों में आ गया है। जी हां, अब्दुल बारिस सिद्दीकी ने वंदे मातरम और गोडसे को लेकर बयान क्या दिया, बीजेपी ने इसे लपक कर भुनाने की कोशिश शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी या उनके दूसरे अन्य संगठन या कहेंगे कि नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद एक ईश्वर को पूछता है, इसलिए वो कहता है कि वंदे मातरम हम नहीं कहेंगे। वंदे मातरम पर बवाल, गोडसे पर पूछा सवाल, बयान देकर फंस गए हैं सिद्दीकी। दरभंगा से ताल ठोक रहे आरजेडी के उम्मीदवार अब्दुल बारिक सिद्दीकी का बयान अब सियासी मुद्दा बन गया है। दरअसल सिद्दीकी पीएम पर निशाना साध रहे थे, लेकिन निशाना साधते साधते बीजेपी को मौका दे गए। वंदे मातरम पर पहले आपत्ति जताई, उसके बाद बीजेपी को चुनौती दे दी, गोडसे को आतंकी कहकर दिखाएं। ये जरूर है कि एक धर्मावलंबी जो एक ईश्वर में विश्वास करता है वो वंदे मातरम नहीं बोलता, एक ईश्वर को पूछता है, इसलिए वो कहता है कि वंदे मातरम हम नहीं कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी या उनके दूसरे अन्य संगठन या कहेंगे कि नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, तो दोहरा चरित्र जो है वो पर्दाफाश हो। दरअसल गोडसे को लेकर बीजेपी की राय क्या है, ये हमेशा से पूछा जाता रहा है। सिद्दीकी यही कह रहे थे, गोडसे के जरिए बीजेपी को घेर रहे थे। उन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे को आतंकी करार दिया, जिसका आरजेडी ने समर्थन किया है। वहीं जेडीयू ने भी इसे लेकर अपनी राय जाहिर की। यदि सिद्दीकी साहब गोडसे के बारे में बोले तो उसके पहले गोडसे के पहले गांधी जी को देख लिया जाए तो गांधी जी की हत्या जो किया है, देश के सबसे बड़े जो आजाद कराने वाले लोग थे, उनकी हत्या हुआ है, तो देश का आतंकी तो हुआ ही है गोडसे। सिद्दीकी साहब को यही नहीं रुकना चाहिए। अपनी पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है उस पर भी उनको रोशनी डालनी चाहिए। केवल बड़ी बातों को कह करके लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। यहाँ जेडीयू ने गोडसे को लेकर अपनी राय जाहिर कर दी, लेकिन बीजेपी गोडसे पर कुछ भी बोलने से बच गई। हाँ, वंदे मातरम को लेकर सिद्दीकी पर जरूर पलटवार किया जा रहा है। जिनको खुदीराम बोस से परहेज होगा वही न, उसी को न वंदे मातरम से परहेज होगा। वंदे मातरम कहते कहते वो फांसी पर चले गए थे देश की आजादी के लिए, तो इसमें किसी को परहेज क्यों होना चाहिए? वंदे मातरम ये भारत माँ की आराधना है, हिंदी संस्कृत उसके शब्द है। तो यह भी कहना चाहिए कि तस्लीमुद्दीन क्या थे, जिनके घरों में कई जो है आईएसआई के एजेंट पकड़ाए और सामने उन पे जांच भी चला था, सामने आया था बात। शहाबुद्दीन जो है अनेकों लोगों को मौत के घाट उतारा, लोगों को जिंदा जला दिया, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? तो इनके ऊपर बयान देना चाहिए। ये तो बड़ा ही गंदा राजनीति है। शर्म है कि वोटों की ध्रुवीकरण के लिए और उसके लाभ के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। वंदे मातरम पर बीजेपी खुलकर प्रतिक्रिया दे रही है, लेकिन गोडसे पर चुप्पी उन्हीं से सवाल पूछ ले रही है। हालांकि जिस मुद्दे ने अभी तक बिहार की सियासत से दूरी बना रखी थी, अब उसी को लेकर सियासत तेज हो गई है। वंदे मातरम पर बीजेपी ने आरजेडी को घेरना शुरू कर दिया है, लेकिन इस मुद्दे से सियासी फायदा बीजेपी को मिलता है या नहीं, बड़ा सवाल है। प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना। सीतामढ़ी में एनडीए के अंदर जारी कलह को थामने के लिए आरसीपी सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसी सिलसिले में आरसीपी सिंह सीतामढ़ी पहुंचे। सीतामढ़ी में आरसीपी सिंह ने जेडीयू और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में जेडीयू और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जारी मतभेद को खत्म करने की कोशिश की गई। इस बैठक में जिले के तमाम जेडीयू और बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक के बाद आरसीपी सिंह जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने एनडीए के अंदर जारी गतिरोध की मामले से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए के कार्यकर्ता एकजुट हैं और वो मिलकर चुनाव के लिए काम कर रहे हैं। नहीं हुए, देखिए मैं बता दूं आपको, जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे हैं, जो लोग इस बात
इस तरह की बात कर रहे हैं। जो उधर जो उम्मीदवार जो लड़ रहे हैं उनको हमसे ज्यादा आप लोग नहीं जानते, और मुझे पता है कि जमीन पर वो कहाँ रहे। इसलिए देखिए, वो लोग को पता है कि अभी जो है पूरे देश में और खास करके बिहार में जिस तरह का माहौल है, वहां उन लोगों का कोई चांस नहीं। सीट बंटवारे में वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट जेडीयू के खाते में चली गई है, जिसके बाद बीजेपी सांसद सतीश दुबे नाराज हो गए थे और निर्दलीय ताल ठोकने का उन्होंने ऐलान कर दिया था। हालांकि आला कमान से बातचीत के बाद उनकी नाराजगी दूर हो गई है। आज उनके आवास पर बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने 27 मंडल के अध्यक्षों को सम्मानित भी किया और जेडीयू प्रत्याशी वैद्यनाथ प्रसाद महतो को जिताने की अपील की। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना भी साधा। वाल्मीकि नगर के कार्यकर्ताओं के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं इतना कहना चाहूंगा कि भविष्य में भी भाई सतीश दुबे की हैसियत पार्टी संगठन और कहीं भी किसी सांसद से कम नहीं है। और अब बात प्रचार के अनोखे अंदाज की करते हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आज पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। मनोज तिवारी ने केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के लिए मोतिहारी के जिला स्कूल में आयोजित सभा को संबोधित किया, तो बेतिया के नौतन में संजय जायसवाल के लिए वोट मांगे। मनोज तिवारी ने लोगों को केंद्र और राज्य सरकार के विकास के कामों को गिनाया। मनोज तिवारी ने कहा कि 2014 में पीएम मोदी एक आशा बनकर आए थे और अब 2019 में विश्वास बनकर आए हैं। मनोज तिवारी ने गाने के लिए भी लोगों से वोट की अपील की। अरे आवे के पढ़िए भैया, आवे के पढ़ी हो, अरे आवे के पढ़िए भैया, आवे के पढ़ी, बारह के देशवा के अपना बचावे के पड़ी। अरे जतिया धर्मवा में बाटी मात जइहा हो, भारत के खातिर भारत के बेटा बेटी बन के अइहा हो। अरे बतावे के पड़ी हो, बतावे के पड़ी, भारत के दुश्मन के औकतिया अब बतावे के पड़ी। और अब आपको प्रचार का एक और अनोखा अंदाज दिखाते हैं। यह अंदाज है हमेशा से चर्चा में रहने वाले सीवान के बढ़हरिया से विधायक श्याम बहादुर सिंह का। विधायक जी एक बार फिर ठुमके लगाते हुए नजर आए। दरअसल श्याम बहादुर सिंह सीवान से एनडीए प्रत्याशी कविता सिंह के नॉमिनेशन में पहुंचे थे। विधायक जी खुली जीप के ऊपर सवार थे और वहीं ठुमके लगाने लगे और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विधायक जी के इस रूप को भी खूब एंजॉय किया। जब इस बारे में विधायक जी से सवाल किया गया कि उन्होंने कहा कि बचपन से उनकी आदत है। आकर्षण का केंद्र आप पे बना रहा है लोगों का। तो लड़काइए से आकर्षण के केंद्र बने यार। तू ही लोग कहला कि हिला बहुत हिलाते नहीं आकर्षण हो गई। दोनों बतिया तो तू ही लोग कहता रह, बोलो तो ही हो ना बोलो तो ये दोनों में फांसी बा। हिलौनी तो बढ़िया चलाव हो का जी, ऑर्केस्ट्रा ना होला जी, तो गाड़ी में बैठो ना ऊपर उत्साह बा, मन में प्रसन्नता बा, तो तन हिल ये उत्साह किस उत्साह अब क्या उत्साह हुई। बक्सर सेंट्रल जेल की सुरक्षा आज सवालों के घेरे में आ गई। दरअसल आज सुबह 9:30 बजे के आसपास बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने जेल गेट पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके कारण मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। इस घटना में जेल गेट पर सुरक्षा में तैनात सुरक्षा प्रहरी बाल बाल बच गए। अब सवाल यह है कि अपराधियों ने जेल के गेट को निशाना क्यों बनाया। बक्सर सेंट्रल जेल गेट पर हमला, अपराधियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, बाल बाल बचे गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी, जेल परिसर में घुसपैठ की थी कोशिश। बक्सर सेंट्रल जेल एक हाई सिक्योरिटी जोन, लेकिन इस हाई सिक्योरिटी जोन की सुरक्षा को धत्ता बताते हुए बाइक पर सवार होकर 3 अपराधी पहुंचे, फिर जेल के गेट को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। जेल के गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी बाल बाल बचे। सुरक्षाकर्मी जब तक कुछ समझ पाते तब तक अपराधी फायरिंग करने के बाद आराम से फरार हो गए थे। गेट के अंदर थे, गेट बंद था,
जब तक हम लोग फायर की आवाज सुने आए तब तक कोई निकल गए, यहाँ से फायर किए इस जगह से। बक्सर सेंट्रल जेल गेट पर अपराधियों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग किए जाने के मामले के बाद हड़कंप का माहौल कायम हो गया। मामले की जांच करने के लिए मौके पर जेल अधिकारियों के साथ साथ बक्सर डीएसपी भी पहुंचे। घटना स्थल का मुआयना करने के बाद इस वारदात के पीछे के कारणों का पता लगाए जाने की कोशिश जारी है। जेल प्रशासन का ये भी मानना है कि ये किसी गैंग का हाथ हो सकता है। इस घटना की जानकारी अविलंब हमने एसपी महोदय को, डीएसपी साहब को और हमारे जिला पदाधिकारी महोदय को सभी को दे दी गई है। जांच चल रहा है और हमने भी जांच किया है, इस बात की पुष्टि हो रही है। खोखा भी घटनास्थल से बरामद हुआ है और गहराई से पूछताछ करने पे कुछ कारण पता चला है कि यह घटना क्यों घटी है और बहुत जल्द इसका उद्भेदन होगा, गिरफ्तारी होगी। जेल सुरक्षा कर्मियों पर हमले की ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी अपराधियों ने जेल की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब दिन के उजाले में अपराधियों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। अब देखना है कि पुलिस के हाथ कब तक अपराधियों के गिरबान तक पहुंचते हैं। रवि मिश्रा, जी मीडिया।